अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 13, इस पार्ट 13 पर एक साहब ने एक सवाल किया है। सवाल शरई है और उसकी स्टॉक की दीनी बुनियादों को सामने रखकर पूछा गया सवाल है। ये कोई शमशुद्दीन सलमानी है। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक अहम सवाल है। मैंने देखा है कि शरिया कंप्लायंट शेयर्स में एंट्री लेने के लिए लोग और स्कॉलर्स कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। आप जानते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 33% से कम होना चाहिए। यानी अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 रुपए का है, मार्केट कैप 100 रुपए का है, तो उसने अगर कर्जे लिए हैं तो वो कर्जे 0.33 से कम होने चाहिए। यानी 33,000 रुपए से उसके ऊपर कर्ज कम होना चाहिए। अब ये आगे कह रहे हैं अगर कंपनी पर कर्ज ज्यादा हो तो उसे शरिया स्क्रीनिंग में मसला माना जाता है। 33% 33% से ज्यादा कर्जा है, 35% है, 36% है, 40% है, 45% है, तो वो कर्जा ज्यादा है। और जब आप उस स्टॉक को स्क्रीन करोगे तो वो शरिया कंप्लायंट की लिस्ट में नहीं आएगा। सही है, बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं जो प्रॉफिट का प्योरिफिकेशन है, प्रॉफिट का जो प्योरिफिकेशन है उसके बारे में एक सवाल करते हैं। और वो सवाल ये है कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट उसमें 3% या 4% या 5% से कम सूदी आमदनी आई है, इंटरेस्ट की इनकम आई है, तो आपको उसको प्योरीफाई करना ज़रूरी है। उस सूद से आई हुई इनकम को अपनी टोटल इनकम में से जो आपने शेयर पर गेन किया है या जो कुछ आपको डिविडेंड मिला है उतना % जो है वो हराम इनकम समझ करके उसको डिस्बर्स करना होता है और उसको जो है बगैर सवाब की नियत के किसी ज़रूरतमंद को वो पैसे दे देने होते हैं। अब इनका कन्फ्यूजन ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कंपनी पर कर्जा 40% है और इनकम 3% है, तो क्या हमें अपने मुनाफे में से 40% निकालना होगा? नहीं। 40% अगर आपकी कंपनी 40% कर्जे वाली अगर आपकी कंपनी है तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में भी एक तफसील है कि एक कंपनी थी हलाल, है ना, हलाल बेईमाना, कि उसका कर्जा 30% था। 100 रुपए के पर 30% उसका कर्जा था। अब आप उसको लेकर बैठे हो और लेकर बैठने के बाद एक क्वार्टर के बाद कंपनी ने कर्जा लिया और कर्जा 30% के बजाय 50% हो गया, 40% हो गया, 30% हो गया, 35, 40, 50% हो गया। अब जब आपकी निगाह पड़ी और आपने उसको स्क्रीन किया और देखा कि मेरी कंपनी का कर्जा बढ़ गया है, तो क्या करें? स्टॉक आपने लिया था 125 रुपए का और कंपनी का कर्जा बढ़कर 50% हो गया है और आपके शेयर का दाम 10, 20, 25 रुपए घट गया है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में आप वेट कर सकते हैं अपने दाम आने तक का। और अगर आपको ये लगता है कि ये स्टॉक यहां से भी नीचे और नीचे चला जाएगा तो आप लॉस बुक कीजिए और बुक करके आप कहीं और दूसरी हलाल जगह पर चले जाइए कि स्टॉक हलाल हो और उसका ट्रेंड सही हो। वो स्टॉक जो है हमारे बताए हुए सेटअप पर अगर आ रहा है तो आपके लॉस बुक करने के बावजूद जो है वो लॉस जो है अगले स्टॉक में कवर हो जाएगा। और अगर ट्रेंड डाउन है, 125 वाला शेयर जो है 110 में आ गया और अभी भी ट्रेंड डाउन है और स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आप जो है प्रॉफिट जो है उसका लॉस बुक कीजिए और बुक करके हमारे ट्रेड सेटअप के मुताबिक हलाल स्टॉक में अपना पैसा लगाइए। वहां से आपका लॉस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर ट्रेंड उसका सही है और वो वापस 110 से 125 की तरफ रफ्तार किए हुए है तो उतना वक्त आप ठहर सकते हैं कि 125 आए और फिर आप अपने दाम पर माल बेचकर बाहर निकल जाएं। उस वक्त तक अगर वापस उसका कर्जा कम हो गया है, कंपनी ने इंटरेस्ट कम कर लिया है,
तो फिर आप वापस से भी उस शेयर में टिके रह सकते हैं और आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक आध क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, मुफ्ती तकी साहब दावत बरकातुहुम के जो मज़ामीन हैं उनको मैंने पढ़ा है, और उन मज़ामीन में से ये बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर जो है वेट कर लीजिए, मैक्सिमम 3 क्वार्टर आप वेट कर लीजिए, ताकि वो या तो वापस शरिया कंप्लायंट हो जाए, और अगर वो नहीं होता है तो फिर उसके बाद आपको जो है ट्रेंड देखे बगैर भी उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा बहुत आपको लॉस बुक करना पड़े, इसलिए कि ये लॉस बुक करना जो है ये स्टॉक मार्केट के साथ सुबह शाम, दिन और रात, अंधेरे और उजाले की तरह का हिस्सा है। आप 4 मरतबा नफ़ा कमाते हैं, 2 मरतबा लॉस भी करते हैं। ये लॉस ऐसा है जैसे आप अपनी एक बिजनेस करने वाला कारोबार न भी करे या दुकान बंद भी रखे तो उसे अपनी दुकान का किराया देना पड़ता है, उसकी डिपॉजिट जो है वो जारी रहती है, और अपने कारीगरों का भी किराया उसे देना होता है। अगर प्रॉफिट नहीं भी किया, दुकान नहीं भी चली, तो ये जो अखराजात है, ये अखराजात जो है आदमी के ज़िम्मे लगे रहते हैं, इसलिए उन अखराजात को अखराजात समझकर लॉस बुक किया जा सकता है। लॉस बुक करना सीखेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, तो खुशी होगी। अकेला प्रॉफिट आए और लॉस कभी भी नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनके सवाल पर आता हूँ कि अगर किसी कंपनी का जो है कर्जा 40 या 50% हो जाए और साल भर पूरा होने के बाद हमने देखा कि इस कंपनी के इनकम में और इस कंपनी के प्रॉफिट में 3% का इंटरेस्ट है, तो वो 3% का ही इंटरेस्ट निकालना है। वो जो 33 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया इंटरेस्ट का रेशो, उसका कुछ भी हर्जाना आपको देना ज़रूरी नहीं है। आप अपने तौर पर कुछ अदा करना चाहो तो कुछ अदा कर सकते हो। ज़ाब्ते में फुक़हा ने उसके लिए कुछ मुतय्यन नहीं किया है कि वो जो कर्जा बढ़ गया था, उस कर्जा बढ़ जाने की वजह से आप और कुछ एक्स्ट्रा सदका करो या एक्स्ट्रा निकालो। जो सूद की रकम है, उस सूद की रकम जितना ही आपको सदका देना है। तो प्योरिफिकेशन जो है वो सूद की इनकम के और प्रॉफिट में आए हुए सूदी पैसे के एतबार से होगा। आपकी कंपनी का जो डेट रेशो है, डेट का जो रेशो है वो बढ़कर इन्होंने लिखा है 70%, 1.1% अगर हो गया है तो उसकी वजह से प्योरिफिकेशन का कोई फरीज़ा नहीं है। आप अपने तौर पर कुछ अमाउंट उसमें से देना चाहें तो दे दें, इसलिए कि जब कंपनी सूदी रकम बढ़ा लेती है तो उससे उस सूदी रकम बढ़ा लेती है तो उस बढ़ाने की वजह से बढ़ाकर वो पैसा लगा के, वो तो कर्ज लिया है उसने, उस कर्ज लेने की वजह से उसने कारोबार किया है, और कारोबार जो हुआ है वो हलाल कारोबार से हुआ, नफ़ा जो हुआ है वो हलाल कारोबार से हुआ है। उस नफ़े में हराम कारोबार करना शामिल नहीं है, इसलिए वो गुनाह है। वो जो आपने सूदी कर्जा लिया है या आपकी कंपनी ने जो सूदी कर्जा लिया है वो गुनाह है, लेकिन उस गुनाह की वजह से प्योरिफिकेशन पर पैसा नहीं लगता है, उस पर इस्तिग़फ़ार लगता है, या इस्तिग़फ़ार के साथ साथ आप अल्लाह ताला से तौबा के तौर पर कुछ सदका देना चाहें तो अपने तौर पर दे सकते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। और ये पूछ रहे हैं क्या डेट रेशियो और इंटरेस्ट इनकम दोनों के मुताबिक अलग अलग प्योरिफिकेशन है कि नहीं? अलग अलग प्योरिफिकेशन नहीं है, एक ही प्योरिफिकेशन का तरीका है जो हमने आपको बताया। ये कह रहे हैं बराए मेहरबानी दलाइल और प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ वाज़े फरमाएं। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है इसमें एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ दिया जाए। आप किसी भी कंपनी को फ़र्ज़ कर लीजिए कि जिसका कर्जा पहले 33% था, बाद में वो 50% हो गया, और उसकी जो सूदी इनकम है वो सूदी इनकम 3% ही है दोनों शक्लों में। इस शक्ल में भी 3% है, उस शक्ल में भी 3% है, तो 3% आपको अपने कैपिटल गेन में से या और जो कुछ आपको डिविडेंड मिला है उसमें से 3% जो है वो आपको सदका देना है। उसके लिए अलग से प्योरिफिकेशन, सूदी इनकम, सूदी कर्जा बढ़ जाने की वजह से प्योरिफिकेशन का कोई अलग से सिस्टम नहीं है। उम्मीद है
उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको समझ में आया होगा। और लोग भी जो इसको ध्यान में रखते हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, स्टॉक हलाल है या हराम है, इसके लिए मेरे पास कोई स्क्रीनिंग पर्सनल सिस्टम नहीं है। इसके लिए आप जो है इस्लामिक स्टॉक के नाम से जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें जाकर आप अपना स्टॉक जो है वो देख सकते हैं कि मेरा ये स्टॉक जो है हलाल है या हराम है। उसके एतबार से पाबंदी करें, उसका एहतमाम करें कि ये स्टॉक जो है मैंने हलाल चुन लिया। उसके बाद उसकी प्राइस का डायरेक्शन देखें, उसका ट्रेंड देखें, मूविंग एवरेज को देखें और RSI का जो तरीका मैंने आपको बताया है उस RSI के तरीके को देखें। मैंने अब एक बार दोहरा देता हूँ, मंथली चार्ट देखेंगे, उस मंथली चार्ट में मूविंग एवरेज 5 के ऊपर प्राइस होना चाहिए और वीकली चार्ट पर जाकर हम ट्रेड लेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट 5 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए। फिर आप वीकली चार्ट खोलेंगे, वीकली चार्ट जब आप खोलोगे तो उसमें देखोगे कि प्राइस जो है वो 8 और 11 और 13 मूविंग एवरेज वीकली 8, वीकली 11 या वीकली 13 के ऊपर जो है वो जा चुका होगा। वहाँ से आप बाय करना शुरू करें। 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में आप बाय करें। 11 के ऊपर चला जाए तो एक पहला हिस्सा बाय करें, 13 के ऊपर चला जाए दूसरा जो है हिस्सा बाय करें और जब 21 के ऊपर चला जाए तो फाइनल तीसरा हिस्सा जो है वो आप बाय करेंगे। और फिर जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो उसी तरीके पर जब 8 को क्रॉस डाउन करेगा तो एक पार्ट बेचेंगे, फिर 13 को क्रॉस डाउन करेगा तो दूसरा पार्ट बेचेंगे और जब 21 मूविंग एवरेज वीकली को आपका स्टॉक तोड़ देगा तब फाइनल सेल करके और आराम से बैठेंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये सेटिंग और ये ट्रेड सेटअप इन्वेस्टमेंट के लिए है। पोजीशनल या स्विंग ट्रेडिंग जिसको आप कह सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए आप जब अपना सिस्टम देखेंगे तो सबसे पहले वीकली चार्ट खोलेंगे। वीकली चार्ट में जो है आपका प्राइस, आपका मूविंग एवरेज 11 और बहुत अच्छा है कि 13 के ऊपर हो, 11 रख लीजिए आप। मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पर जो है 11 के ऊपर होना चाहिए, यानी 11 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाए। फिर दूसरा चार्ट आप जो है डेली का खोलो। डेली का चार्ट जब आप खोलोगे तो डेली के चार्ट में 2 या 3 मूविंग एवरेज आप लगा लीजिए, एक 13 का, एक 21 का, एक 55 का, 13, 21 और 55। ये 3 मूविंग एवरेज जो है डेली में लगा लीजिए। पहला पोर्शन आपकी बाइंग जो है वो 13 के ऊपर होगी, दूसरे पोर्शन में आपकी बाइंग 21 के ऊपर होगी और यानी 25% यहाँ बाय करें और जब आपका स्टॉक 55 के ऊपर चला जाए तो बाकी 50% या 40% जो है वो आप तीसरे पर बाय करें और बैठे रहें यहाँ तक कि जब 13 को क्रॉस डाउन करें तो 25% 30% माल बेच दें, 21 को जब क्रॉस डाउन करे तो बाकी 30% बेच दें और जब 55 के भी 55 मूविंग एवरेज को डेली के चार्ट पर आपका स्टॉक जो है क्रॉस डाउन कर दे तब कंप्लीट बेचकर और आराम से बैठ जाए और दूसरा हलाल स्टॉक ढूंढने की फिक्र करें। उम्मीद है ये जो शमशुद्दीन भाई के सवाल का जवाब भी हो गया और हमने हमारा जो पुराना ट्रेड सेटअप था उस ट्रेड सेटअप को भी आज रिवाइज कर लिया, उसको दोहरा दिया। आज मैं कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, आइंदा मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो जो लोगों पर एक भूत सवार होता है ना मल्टी बैगर का, तो मल्टी बैगर कैसे ढूंढे जाते हैं इंशाल्लाह उसका एक सबक शुरू करेंगे और उसमें बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कवर करते चले जाएंगे कि कैसे ऐसे स्टॉक ढूंढे जाए जो मल्टी बैगर बन जाए या कम से कम आपका पैसा जो है साल भर में 15 महीने में डबल कर दें। तो इस तरह के स्टॉक ढूंढने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं तो वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने धीरे धीरे आगे शुरू करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।